खास खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। वाराणसी दौरे पर सीएम योगी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सीएम ने लिया जायजा, ड्रोन से सैनिटाइजेशन अभियान की शुरुआत। मिर्जापुर पहुंचे सीएम योगी, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का सीएम ने किया निरीक्षण, अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। यूपी में आज नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान लेंगे शपथ, एडीओ पंचायत प्रधानों एवं सदस्यों को दिलाएंगे शपथ। 27 मई को होगी पंचायतों की पहली बैठक। ग्रेटर नोएडा में दिनदहाड़े पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, बदमाश के पास से तमंचा बरामद। गोरखपुर के आजाद नगर समेत कई गांव कोरोना मुक्त, इन गांवों को सीएम योगी ने लिया है गोद, गांव में अभी तक नहीं मिले एक भी कोरोना संक्रमित। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां पर मिर्जापुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का सीएम ने निरीक्षण किया। मंडली अस्पताल पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर पहुंच चुके हैं। आज उनके मिर्जापुर का दौरा था, अब मंडली अस्पताल में पहुंचे हैं सीएम योगी, जहां पर जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे सीएम और उसके बाद मीडिया ब्रीफिंग भी सीएम द्वारा की जाएगी। बड़ी जानकारी, इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का सीएम ने निरीक्षण किया है, वहां मौजूद स्टाफ से बातचीत भी की। अब मंडली अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक भी सीएम द्वारा की जाएगी। इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर का सीएम ने निरीक्षण किया है और अब मंडली अस्पताल का भी जायजा सीएम लेंगे, वहां मौजूद अस्पताल स्टाफ से भी बातचीत करेंगे। तो लगातार ताबड़तोड़ दौरे सीएम द्वारा की जा रही है। कोविड कंट्रोल को लेकर ये कदम सरकार द्वारा उठाए जा रहे हैं। जगह जगह पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं और वहां पर कोरोना संक्रमण को कैसे रोका जाए, कम किया जाए, इसको लेकर भी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार वैक्सीनेशन को महाअभियान के तौर पर चला रही है, जिससे अब संक्रमितों के आंकड़ों में भारी गिरावट देखी जा रही है। वैक्सीनेशन कराने के लिए लाभार्थियों को ऑनलाइन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो ग्रामीणों को ना तो ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी है और ना ही उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन उपलब्ध है, जिससे वो टीकाकरण कराने से वंचित रह जा रहे हैं। हालांकि इस समस्या को देखते हुए सरकार ने कुछ शर्तों के साथ 18 से 44 वर्ष के लोगों के लिए भी सरकारी टीकाकरण केंद्र पर पंजीयन की शुरुआत कर दी है, जिससे ग्रामीण और मजदूर वर्ग के लोगों को टीकाकरण कराने में समस्या न हो। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर के तमाम कोशिशें कर रही हैं। आपको बता दें कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी 18+ वाले वर्ग के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है उन पर हो गई है। लेकिन इस वक्त की बात करें तो हम राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज में हैं। आखिर लोगों के सामने क्या समस्या आ रही है, क्या ग्रामीण इन सीएससी तक पहुंच पा रहे हैं या उनका वैक्सीनेशन हो पा रहा है, वो जानने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। यहाँ देख रहे हैं कि तमाम लोग हैं जो अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए आए। बात करते हैं। मैम, कहाँ से आए आप वैक्सीनेशन के लिए? अच्छा, गोमती नगर से आप आए। बिल्कुल, यहाँ देख रहे हैं कि ज्यादातर शहरी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं और भी तमाम लोग हैं। एक मिनट मैम, कहाँ से आए आप?
जी मैं लखनऊ डीएलएफ गार्डन सिटी से हूँ। डीएलएफ से आए वैक्सीनेशन के लिए? जी हाँ। शहर में स्लॉट नहीं मिल पा रहा क्या आपको? नहीं, एक्चुअली यही मेरे नज़दीक में था तो इस वजह से यहाँ पे आए। बट स्लॉट्स अवेलेबल है, अगर आप टाइमली आप फिल करेंगे तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा। हम लोग भी 2-3 हफ्ते से ट्राई कर रहे थे बट इस बार हमें मिल गया। बिल्कुल, यहाँ पर देख रहे हैं तमाम वो लोग हैं जो वैक्सीनेशन कराने के लिए आए हैं, 18+ वाले लोग। यहाँ की जो सीएससी अधीक्षिका हैं हम उनसे बात करते हैं। मैम ये बताइए, ग्रामीण क्षेत्र की सीएससी है, यहाँ पर क्या देखने में आ रहा है, किस तरह के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं? एक्चुअली जो वैक्सीनेशन हमारा 18 to 44 ईयर्स का हुआ है उसमें स्लॉट बुकिंग था, मतलब प्री रजिस्ट्रेशन कराना था। प्री रजिस्ट्रेशन में जनरली जो मैं अपने सीएससी मोहनलालगंज में देख रही हूँ वो तो बाहर के लोग जो हैं वो आ रहे हैं, आउट ऑफ मोहनलालगंज एरिया के। जो हमारे ग्रामीण वाले हैं वो आई थिंक नियर अबाउट 2% से ज़्यादा लोग नहीं मोहनलालगंज के, सिर्फ 2% आ रहे हैं। क्या रीजन मानती है इसके पीछे, क्या रीजन है? इसका रीज़न ये, जब स्लॉट बुक हुआ है तो शायद उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इंटरनेट सेवा नहीं वहाँ पर पहुँची थी और बहुत लोगों को अवेयरनेस नहीं है, बहुत को चलाना नहीं आता। इस कारण उनका जो एक स्लॉट रजिस्ट्रेशन था वो नहीं हो पाया है। और जिस समय डाला गया वो जो भी गैपिंग या 2 आवर जो दिया जा रहा था उसमें सारे सिटी वाले कर लिए हैं। इसलिए ग्रामीण इलाके में एक तरीके से देखा जाए तो अलग से करवाने की ज़रूरत है। जो हमारे सब सेंटर या पीएससी वाइज वैक्सीनेशन गवर्नमेंट अगर फैसिलिटीज़ दे दे तो उस एरिया के जो भी 18 to 44 ईयर है या 45+ में सभी लोगों का वैक्सीनेशन हो जाएगा और कोरोना को रोकथाम करने के लिए पूरे अधिक तरीके से सक्षम हो सके। बिल्कुल, यहाँ देखा आपने कि जिस तरह से सरकार जो ग्रामीण क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए सीएससीज को चुना था, ऐसे में यहाँ पर शहरी लोग ही पहुंच पा रहे हैं। रीजन उसका ये है कि लोगों को रजिस्ट्रेशन करना नहीं आ रहा, इंटरनेट की सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जो यहाँ की सीएससी अधीक्षिका है उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो पीएससी लेवल पर वहीं पर रजिस्ट्रेशन हो ताकि गांव-गांव तक लोगों को वैक्सीनेटेड किया जा सके। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। सरकार वैक्सीनेशन को लेकर इंडिया न्यूज संवाददाता जय शुक्ला ने ग्राउंड जीरो से मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया है। न्यूज निकला है ये रियलिटी चेक करने की, जिस तरह से सरकार ने गांव-गांव वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को शुरू करने की बात कही है। ऐसे में ग्रामीण कितना जागरूक हैं और कितना उन तक जानकारी है कि किस तरह से जो वैक्सीनेशन है वो कराया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन किस तरह से होगा, ये जानने के लिए इस वक्त हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये राजधानी लखनऊ का मोहनलालगंज विकासखंड का ये जो गांव है, ये डिघारी गांव है, ग्राम पंचायत डिघारी, पीछे देख रहे हैं लगेगी। कुछ हमारे साथ में यहाँ के और लोग भी खड़े हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रामविलास। रामविलास जी, ये जो गाँव है यहाँ पर अगर हम कोरोना का जो वैक्सीनेशन चल रहा है, जगह जगह टीकाकरण अभियान जो चल रहा है, उसको लेकर के किस तरह से जागरूकता की गई है, कोई बताने आया या ग्रामीण? यहाँ कोई नहीं बताने आया। आप लोगों ने कोशिश किया है, कैसे रजिस्ट्रेशन होगा? हमको कोई पता ही नहीं, कोई सूचना नहीं, लिंक वगैरह नहीं पता आपको? ना ही किसी ने कोई बताया? नहीं किसी ने। बिल्कुल, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे ही बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह से यहाँ पर इसके बारे में जागरूक किया गया लोगों को। क्या नाम है आपका? ज्ञान प्रकाश। आप क्या है गाँव में? मैं प्रधान प्रतिनिधि हैं आप। तो ये बताइए, आपके गांव में अभी तक वैक्सीनेशन को लेकर के किसी तरह की कोई जागरूकता या अभियान कोई चलाया गया है? अभी शुरू हुआ है। वैक्सीनेशन के बारे में भी तो जानकारी कुछ लोगों को है, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं उनको तो जानकारी है। जो अनपढ़ लोग हैं उनके घर घर आशा बहू जा रही है। ठीक है, आशा बहू आंगनबाड़ी निगरानी समिति के द्वारा जानकारी दी जा रही है फिलहाल। और जो लोग पढ़े लिखे हैं नेट द्वारा अपना ऑनलाइन करने में क्या समस्या आ रही गांव में? ऑनलाइन करने में सबसे बड़ी समस्या आ रही है नेटवर्किंग प्रॉब्लम है, नेट की बड़ी समस्या है। आदमी परेशान होता है, उसके बाद नहीं होता, स्लॉट नहीं मिलता है, यही सब समस्या है। और कोई तो यहाँ जागरूकता जरूरी है। जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से गांव में भी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, तो ऐसे में आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि जिस तरह से सरकार की मंशा है कि गांव स्तर तक लोगों का वैक्सीनेशन किया जाए, ऐसे में ये सारी समस्याएं कहीं ना कहीं जरूर खड़ी हो रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इन सब से निपटने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठाती है ताकि ग्रामीणों तक भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। उत्तर प्रदेश में अपने मिशन कायाकल्प से सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने से पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा में आए जिलाधिकारी नीतीश कुमार की प्रशंसा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई मंचों से कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जिलाधिकारियों से संवाद के दौरान उत्तर प्रदेश में सिर्फ बरेली के डीएम नीतीश कुमार से बात की और उनके अभियान मेरा गांव मेरा अभियान को न केवल सराहा बल्कि इस अभियान की डिटेल दिल्ली भेजने के लिए भी कहा। डीएम की इस अभियान मेरा गांव मेरा अभियान में इन्होंने गांव में सभी को
टेस्टिंग उनके घर पर ही उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है और साथ ही साथ एएनएम, आशा बहुएं और गांव के सभी सरकारी कर्मचारी, प्रधान, कोटद्वार और सभी को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने गांव में संदिग्ध चिन्हित करें और उनको होम आइसोलेशन के लिए और गंभीर होने की अवस्था में शहर में भर्ती होने के लिए भेजें। मेरे साथ मौजूद हैं बरेली के जिलाधिकारी नीतीश कुमार जी, जिनको प्रधानमंत्री जी ने भी जिनके मॉडल की सराहना की है और ये कहा है कि अपनी नीति को आप दिल्ली भेजिए। और अब जिस तरह से लगातार ये आशंका जताई जा रही है कि जो कोरोना की तीसरी लहर आएगी वो बच्चों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगी, तो बात करते हैं इनसे कि इसको दृष्टिगत रखते हुए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि अगर तो थर्ड वेव आती है तो उसमें इस बार की तरह बड़ा नुकसान ना होने पाए? सबसे महत्वपूर्ण है कि हम लोगों ने जो आपदा के पूर्व की तैयारी स्टार्ट कर दी है। अगर थर्ड वेव आता है तो उसके लिए क्या हम लोग की रणनीति होगी, किस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, वो डिटेल हम लोगों ने बना दिया है। सबसे पहले हमारे यहाँ जो 3 मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें हम लोगों ने 30-30 बेड के ऑक्सीजन बेड्स प्लस 10-10 बेड के पीकू बेड्स की तैयारी कर ली है। और उसको हम लोगों ने फेज वाइज मैनर में ये भी कहा कि 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर कितना हम इस बेड की कैपेसिटी को और बढ़ा सकते हैं, उस पर भी हम लोग विचार कर रहे हैं। इसके साथ सेकेंड स्टेजेज में हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हमारे हैं, उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से अटैच 300 बेड है, उसमें हम लोग 30 बेड ऑक्सीजन बेड प्लस 10 पीकू बेड हम लोग बना रहे हैं। बच्चों के जो बेड्स होते हैं, आईसीयू बेड्स हैं, उसको बढ़ा रहे हैं और उसको भी हम लोग एक्सटेंशन करके 90 बेड तक, ऑक्सीजन बेड तक ले जाएंगे। उसी के बाद थर्ड स्टेज में हम लोग कर रहे हैं, जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, जो पीडियाट्रिक्स में एक्सपर्ट हैं वहाँ पे, उनको भी हम चिन्हित कर रहे हैं और उसको सेपरेट करके कि जो गायनी का इशू है या बच्चों का इशू है वो इमरजेंसी नेचर का भी है, उसके साथ साथ अगर कोरोना के पेशेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, उसके लिए अलग कैसे व्यवस्था की जाए उसका हम लोग विचार कर रहे हैं, सेपरेशन के साथ कर रहे हैं। तो एक तरह त्रिस्तरीय रणनीति हम लोग बना रहे हैं और साथ साथ हम लोग ऑक्सीजन की उपलब्धता और आत्मनिर्भरता के लिए भी हम लोग जनपद स्तर पे काफ़ी बड़े पैमाने पर प्रयास चल रहा है। और साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं कि जो बच्चे को लिए जो मेडिकल कंज्यूमेबल्स हैं, मेडिसिन हैं, जैसे अगर बच्चों के लिए ऑक्सीजन मास्क है तो छोटे होंगे, इस तरीके से बच्चों के HFNC हैं, बाईपेप हैं, वेंटिलेटर्स हैं, उसमें मोड अलग होता है, तो वो हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। अभी से हम लोग तैयार कर रहे हैं कितने हमारे जो वेंटिलेटर्स हैं, HFNC हैं, बाईपेप हैं, वो बच्चों के लिए किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। और इसकी ट्रेनिंग सबसे महत्वपूर्ण है कि ट्रेनिंग, हमें स्टाफ्स की ट्रेनिंग होनी है। हमने बोला है कि तीनों मेडिकल कॉलेज में स्टाफ्स की ट्रेनिंग हो जाए कि बच्चों के आईसीयू बेड्स को कैसे हम, पीकू बेड्स को कैसे संचालित करेंगे, एसएनसीयू बेड जो है उसको कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे, कैसे बेहतर तरीके से संचालित करेंगे, इसके लिए स्टाफ नर्स की, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग हो जाए। और हम लोग 300 बेड्स के जो स्टाफ नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उसको भी ट्रेनिंग कराएं, उनको भी ट्रेनिंग करा रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से आपदा के पहले, अगर आती है आपदा, तो उसके पहले हम लोग ट्रेंड रहें और स्थितियों को समझें और बेहतर तरीके से हम लोग इलाज करने में सक्षम हों। सर, जैसा कि देखा गया सेकेंड वेव में सबसे ज़्यादा जो किल्लत हुई वो ऑक्सीजन की हुई, तो अब बरेली में ऐसे कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कितने प्लांट लगाए जा रहे हैं, कहाँ कहाँ, जिससे जो आगे आने वाले समय में है वो ऑक्सीजन बाहर से मंगाने की जरूरत न पड़े? सेकेंड वेव में हम लोगों ने त्रिस्तरीय आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित की और हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया हुआ था और उस ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने ऑक्सीजन की व्यवस्था सुनिश्चित की। ऑक्सीजन में ऑडिट करके, मजिस्ट्रेट नियुक्त करके, सभी हॉस्पिटल्स के ओनर्स, डॉक्टर्स के ग्रुप बना के हम लोगों ने सुनिश्चित किया कि आपूर्ति सुनिश्चित हो। और इससे हम लोगों ने आगे बढ़कर अब प्रयास कर रहे हैं। हम लोग 6 ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं यहाँ पे बरेली में, नए प्लांट लग रहे हैं। जो एक सबसे महत्वपूर्ण, जो सबसे बड़ा है, इफ्को का प्लांट है, 2100 लीटर पर मिनट की कैपेसिटी होगी और वो 30 मई तक हमें कंप्लीट मिल जाएगा और उसमें 450 डी टाइप सिलेंडर भरे जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी कैपेसिटी का है। उसके बाद 1000 लीटर पर मिनट का 300 बेड हॉस्पिटल्स में हम लोग ऑक्सीजन प्लांट लगना शुरू हो गया है, वो भी 15 जून तक हमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके साथ साथ मीरगंज और बेहड़ी में भी हम लोग ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रहे हैं और एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल या 300 बेड में एक और 960 लीटर पर मिनट का कैपेसिटी का वो प्लांट भी लगने जा रहा है। साथ साथ हम लोगों ने ये भी प्रयास किया कि 3 मेडिकल कॉलेजेस जो हमारे यहाँ हैं उसमें SRMS में LMO का प्लांट है और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने के लिए कहा गया है उन्हें। और राजश्री में अभी दोनों प्लांट नहीं है तो LMO और ऑक्सीजन प्लांट दोनों बनाएंगे राजश्री। और रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज है, उसमें अभी हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट हैं, 3 ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे 1250 लीटर पर मिनट के, उनको भी LMO के प्लांट और एक्स्ट्रा करना है। तो हमें सभी मेडिकल कॉलेजेस में LMO के और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट दोनों लगाने के लिए हम लोग कहा है। और हम लोगों ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी हम लोगों ने प्रयास किया है कि वो भी अपना ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाएं। तो एक बेहतर प्रयास हो कि सम्मिलित रूप से करें और हम निर्भर हो पाएं, आत्मनिर्भर हो पाएं। सबसे महत्वपूर्ण है कि खुशलोक में भी एक ऑक्सीजन प्लांट लगे, इस आपदा के समय में लगे, और रुहेलखंड मेडिकल कॉलेज में आपदा के समय में एक ऑक्सीजन प्लांट लगे और वहाँ भी अब दूसरा प्लांट लगाने की तैयारी चल रही है। तो इस तरीके से हम लोग एक आत्मनिर्भर होंगे ऑक्सीजन में और हम आपदा के किसी भी स्थिति में हम लोग लड़ने के लिए तैयार रहेंगे।
सर, एक बड़ी चुनौती अब ब्लैक फंगस की सामने आई है और लगातार मरीज भी बढ़ रहे हैं और बड़ी बात यह है कि जो दवाई है वो उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? इसमें शासन स्तर से दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही है। जैसे हमारा जो अभी L3 हॉस्पिटल्स है SR में से, वहाँ दवाई उपलब्ध कराई गई है ब्लैक फंगस की। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो देखने में आ रही है कि हम कैसे ICU को क्लीन करें और उसको सैनिटाइज करें बेहतर तरीके से, लोगों को कैसे प्रयोग करें कि ब्लैक फंगस के संभावनाओं को रोका जा सके, इसके लिए तैयारी चल रही है। ये बड़ा जनपद होने के कारण और यहाँ पे आसपास के जनपद के लोग भी आते हैं यहाँ पे, और जो ब्लैक फंगस दूसरे जनपदों में जहाँ पे उसका इलाज नहीं हो रहा है वहाँ से भी हम लोग उसको पेशेंट्स को ले रहे हैं, उनको इलाज कर रहे हैं। और जो हमने बताया कि क्लीन करना, ICU को क्लीन करना, बेहतर तरीके से सैनिटाइज करना, उनके डक्ट को साफ करना, और इसके लिए हमने ब्लैक फंगस के लिए ऑडिट भी टीम का गठित किया है कि डॉक्टर्स के पूरे प्रोटोकॉल्स के तहत उसको देखें और कैसे हम इसके केसेस को कम से कम करने का प्रिवेंटिव मेजर्स लेके प्रयास करें। जी, तो ये थे DM नीतीश कुमार जी, जिनका कहना है कि जो बच्चे हैं उनके लिए एक त्रिस्तरीय प्लान बनाया जा रहा है, जिससे जो थर्ड वेव आएगी उसमें इसको रोका जा सके, और साथ साथ जो ऑक्सीजन है उसके लिए बरेली जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगा, और साथ ही साथ जो ब्लैक फंगस है उसको रोकने के लिए भी प्रभावी उपाय किए जा रहे हैं। बरेली से कैमरामैन अंकित पाठक के साथ आशीष गुप्ता, इंडिया न्यूज। संक्रमण की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन का अभियान जोरों से चलाया जा रहा है, जिसे लेकर सरकार अब गांव में घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर टीकाकरण करने में जुटी हुई है। हालांकि जिलों की अपेक्षा हाथरस में अधिकारियों की कड़ी मेहनत और स्वास्थ्य विभाग की लगातार की जा रही भागदौड़ ने कोरोना को पस्त कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो एक दिन में सिर्फ 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कुल 2800 संक्रमित मरीजों में 2511 लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। दूसरी लहर शुरू हो चुकी है, जिसके तहत जो स्वास्थ्य की टीम है वो गांव-गांव पहुंच चुकी है। सरकार कह सकते हैं कि शहरों के बजाय स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाना पड़ेगा। अब लोगों के लिए वैक्सीन की व्यवस्था गांव में की जा रही है। जहां एक डर है कोरोना की दूसरी लहर में, वहीं ब्लैक फंगस का एक डर है। तो इस डर को खत्म करने के लिए जो अब कह सकते हैं सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं गाँव में पहुँचाना शुरू कर दिया है। जो कभी शहरों की व्यवस्था थी वो अब गाँव में पहुँच चुकी है। मेरे सामने साथी के साथ दिखा सकता हूँ, यहाँ वैक्सीन सभी की लगाई जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जा रहा है। पूरे मास्क लगा के सभी लोग हैं। ये कह सकते हैं कि हमारी टीम है, कुछ इनसे जानते हैं। ये सरकारी प्रशासनिक स्वास्थ्य टीम के साथ में सरकारी टीम को भी लगाया गया है। मैं अपने साथी से चाहूंगा कि वो पूरा दिखा सकते हैं। ये वैक्सीन के लिए पूरी डोज भरी जा रही है इसके साथ में, और जो लगाया जा रहा है ये टीकाकरण का एक कह सकते हैं कि जो 45 के प्लस है वह भी टीकाकरण किया जा रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये कह सकते हैं कि जो पहले जो अपना हाथरस है उसके अंदर जो कल का कह सकते हैं कि जो पॉजिटिवों की संख्या है वो केवल 7 रह गई है। तो 7 पॉजिटिव आना एक बहुत बड़ा सुखदमय है कि उसकी क्रिया जो कम होती चली जा रही है। जो वैक्सीन है वो लगातार लगाई चली जा रही है। अभी 85 एक्टिव है केस कह सकते हैं। ये देखिए, और मैं अभी चाहूँगा जो प्रशासनिक अधिकारी स्वास्थ्य टीम के साथ में लगे हुए हैं इनसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर टीम बैठी हुई है। क्यों मैम, आपके द्वारा ये लगाया जा रहा है पूरा वैक्सीन, कितने लोगों को लगाया जा चुका है अब तक यहाँ? इस गांव में कम से कम 20-25 लोगों को लगा चुका है इस गांव। और भी गांव में जाना रहा होगा आपका, कितने गांव में अब तक कवर कर चुके हैं? लगभग कम से कम 20-25 गांव में हम कवर कर चुके हैं, अब तक लगा चुके हैं। तो ये सीधा सा कह सकते हैं कि जो गांव का जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो गांव में पहुंच चुकी है। कोरोना को बचाने के लिए हमारे प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, आप यहाँ गांव में आज टीम पहुंची हुई है, पूरी वैक्सीन लगा रही है, क्या कहेंगे इस पे? आज जो है यहाँ पे जो टीम स्वास्थ्य में आई है, पहले यहाँ के ग्रामवासियों को शहर में जाना पड़ता था, लेकिन अब स्वास्थ्य टीम गांव में ही आ रही है। और जितने भी हम टीके लगवा रहे हैं यहाँ पे सबको मोटिवेट करके लगवा रहे हैं, जिससे और हमारे यहाँ पर लग भी रहे हैं। 14-15 यहाँ पर अभी टीके लगा रहे हैं और क्षेत्र में अन्य जगह भी लगा रहे हैं, और सबको हम प्रेरित कर रहे हैं और सभी यहाँ पे लगवा रहे हैं। और तो आज जो स्वास्थ्य टीम आ रही है इससे लोगों में वो उत्साह हो रहा है कि अब वहाँ शहर में नहीं जाना पड़ रहा है। यानी कह सकते हैं कोरोना में 2 गज की दूरी जरूरी है, वह व्यवस्था बनाई जा रही है। वहीं प्रशासन और सरकार की तरफ से लगाया गया है कि लोग बाहर न निकलें, उनका इलाज गांव में ही हो सके। इसी के लिए हमारे ऐसा नहीं है कि जो खाली जागरूक हैं, जागरूक हमारे ग्राम प्रधान साथ में हैं। ये ग्राम प्रधान भी कह सकते हैं लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कितना कहेंगे आपके स्वास्थ्य टीम आपके गाँव में आ गई? स्वास्थ्य टीम हमारे गाँव में आ गई। गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। जो गाँवों में जो दूसरी लहर चल रही है उसकी रोकथाम के लिए हमारे यहाँ गाँव में कैंप लगाया गया है। ये सबसे बढ़िया काम है। सब प्रशासनिक अधिकारी हैं, सवाल की टीम है, और जो काम हो रहा है बढ़िया हो रहा है। जागरूक हैं, आदमी जागरूक करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। गांव में जा रहे हैं और बुला के आदमियों को लेके आ रहे हैं। यानी कहीं न कहीं लोग जागरूक जागरूक हो रहे हैं। पूरा साथ दे रही है, सरकार भी साथ दे रही है, प्रशासनिक अधिकारी साथ दे रहे हैं, टीमें हैं गाँव में, जागरूक हो रहे हैं आदमी तो।
जिस ये कह सकते हैं कि लोग जागरूक होने लगे हैं, जो ग्राम है वो जागरूक हो रहा है। यह हमारी सबसे मेहनत कही जा सकती है। आशा, आंगनबाड़ी, ये भी पूरी टीम के साथ जुड़ी हुई है। क्या नाम है आपका? कमलेश लता। आप लगे हुए हैं पूरे गांव में, कब जागरूक करना पड़ा होगा, कई लोगों से समस्याएं भी सामने आई होंगी लगवाने, टीका लगाने की, जागरूक कैसे करना पड़ा? जागरूकता, साफ सफाई का ध्यान दे, और जो टीम आ रही है गांव में आ रही है, कोई परेशानी हो और दवा दे रही है, पैरासीटामोल बुखार आया तो कुछ समस्या तो हर सुविधा हो रही है। आप लोगों को घर घर जाना पड़ रहा है? कुछ हाँ, घर घर जाना पड़ रहा है, उन्हें समझाना पड़ रहा है, साफ सफाई का ध्यान दें, 2 गज की दूरी अपनाएं, मास्क लगा कर रहें। यानी सारी समस्याओं के साथ कह सकते हैं कि एक जागरूक प्रक्रिया चल चुकी है। मैं अपने साथी से चाहूंगा, देखिए जो वैक्सीन लग रही है ये गांव में, इसी गांव में लगभग कह सकते हैं कि कुछ दर्जन लोगों के वैक्सीन लग चुकी है और ये कार्यक्रम इनका शाम तक जारी रहेगा। सबको जागरूक करने की व्यवस्था है, कोरोना को भगाना है, यानी सरकार का कहीं ना कहीं ये जो योजना है वो पूरी होगी। पीएन शर्मा, इंडिया न्यूज, हाथरस। गोरखपुर से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर वनटांगिया क्षेत्र में बसने वाला आजाद नगर आमबाग समेत तमाम गांव ऐसे हैं जहां पर कोविड-19 का एक भी संक्रमित नहीं मिला है। इस गांव में पूरे कोविड काल में अभी तक एक भी संक्रमित व्यक्ति न मिलना इस बात की तस्दीक करता है कि यहां के लोग कोरोना वायरस को लेकर कितने संजीदा हैं, क्योंकि ये सीएम योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद है और इस गांव से सीएम योगी आदित्यनाथ का पुराना नाता भी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन वनटांगियों को गोद भी लिया और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सरकारी अमलों के गाइडलाइंस का ये लोग सख्ती से पालन भी करते हैं। गांव में ग्रामीण खुद ही साफ सफाई करते हैं और हर दिन गांव में सैनिटाइजेशन का काम होता है। जहां एक तरफ कोरोना का कहर पूरे देश और प्रदेश में चरम सीमा पे है और निश्चित रूप से कहना गलत नहीं होगा कि कोरोना की कहर से न जाने कितने ही हजारों लाखों लोग असमय ही काल के गाल में समा गए, लेकिन गोरखपुर का एक ऐसा गांव है जहां शायद कोरोना की दस्तक तक नहीं पड़ी है। और ये कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि गोरखपुर में तमाम ऐसे गांव हैं जहां पे कोरोना की दस्तक न होने की वजह से लोग राहत की सांस ले रहे हैं। वजह क्या है हम आपको दिखाएंगे। गोरखपुर मुख्यालय से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर दूर ये जंगल तिकोनिया यानी वनटांगिया का गांव है और ये आजाद नगर है। और सबसे बड़ी बात ये वही गांव है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसे गोद लिया था और सीएम योगी आदित्यनाथ की छत्रछाया में ये गांव फल फूल रहा था। और यही वजह है कि इस गांव में एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस नहीं मिला। वजह क्या है आप खुद देख सकते हैं कि एक एक घर का बंदा, एक एक घर के लोग, एक एक घर के सदस्य निकल करके बाहर सुबह और शाम यानी पूरे दिन में 2 टाइम झाड़ू लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं। और जिला जो है पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर साहब के नेतृत्व में यहाँ पे जो सफाई कर्मी है वो 2 टाइम आकर के झाड़ू लगाते हैं, सैनिटाइजेशन करते हैं। वजह इसीलिए है कि जो गाँव इस कोविड से बचा हुआ है वो गाँव बचा रहे, वहां लोग संक्रमण होने से बचे रहें, इसको लेकर के लगातार प्रयास किया जा रहा है। और ऐसे तमाम गांव हैं जो जिला पंचायत राज अधिकारी के नेतृत्व में डेली साफ सफाई की जाती है और वो गांव अभी भी कोविड-19 के खतरे से बाहर है, यानी इस गांव में एक भी कोविड-19 के केस नहीं है। ऐसे में ये एक बड़ी राहत भरी खबर है क्योंकि लगातार ऐसे कई गांव हैं जहां 40 से 50 मौतें हो चुकी हैं महज 1 महीने में। और उस बीच अगर इस तरह की खबरें सामने आती हैं तो ये राहत देने वाली खबर होती है। और निश्चित रूप से हमारे इस खबर को दिखाने का मतलब भी यही है कि इस गांव में एक भी कोविड-19 पॉजिटिव केस नहीं है, क्योंकि लोग अपने आप को यहाँ पे सिक्योर किए हुए हैं, लोग यहाँ पे साफ सफाई रखे हुए हैं, यहाँ पे सुबह शाम सैनिटाइजेशन होता है और लोग मास्क लगा के ही बाहर निकलते हैं। हमारे साथ जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर ठाकुर जी मौजूद हैं। इनके नेतृत्व में ये पूरा काम हो रहा है। बड़ी अच्छी बात है। लगातार जो मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, लगातार एक एक गांव में एक महीने में 40 से 50 मौतें हो रही हैं, उस बीच ये गांव में एक भी कोविड-19 का पॉजिटिव केस न मिलना कितना राहत भरा खबर है। ये बिल्कुल बहुत ही राहत भरा खबर है। ऐसे कई गांव हैं गोरखपुर में जहां पर कोई भी मौत नहीं हुई है। यहाँ के लोग जो है वो संजीदा हैं, वो समझदार हैं, वो समझ रहे हैं कि साफ सफाई का महत्व, छिड़काव का महत्व। इसके अलावा जो है वो बाहर नहीं जाते, जब तक आवश्यक नहीं होता तब तक वो घर से बाहर नहीं जाते हैं। इसके अलावा जो निगरानी समिति है यहाँ पर वो काफ़ी एक्टिव है, वो घर घर जाकर के लोगों को ये समझाती है कि बाहर जाने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। उसके अलावा लोगों का टेम्परेचर और पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन बराबर नापा जाता है। किसी को कोई भी थोड़ी भी शिकायत रहती है का पहले ही उसको दवाई दिया जाता है। तो इस वजह से जो बाहर के लोग अगर कोई आते हैं तो सबसे पहले होम आइसोलेशन में रहते हैं। तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो वनटांगिया गांव का जो सपना था उसमें से एक गांव है और ये गांव जो है पूरी तरह से कोविड से मुक्त है। अभी तक यहाँ पर एक भी पेशेंट कोविड का नहीं मिला है और ये बहुत बड़ी राहत भरी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। और उम्मीद है कि आगे भी ये गांव ऐसे ही कोविड से मुक्त रहेगा। ऐसे गोरखपुर में कई गाँव हैं जो जहाँ पर कि लोग काफ़ी जागरूक हैं, इस वजह से कई गाँव जो है कोविड से मुक्त है। क्या करते हैं आप लोग ऐसे गाँव पे, किस तरह से और जो है पैनी नजर बनाए हुए हैं ताकि आगे भी इस तरह के केस यहाँ ना मिले?
ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोग जो है बराबर छिड़काव कराते रहते हैं। यहाँ पे साफ़ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके, जेसीबी लगा करके लगातार साफ़ सफाई कराई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण रोल है निगरानी समिति का। निगरानी समिति जिसमें कि सचिव, प्रधान और आशा, आंगनबाड़ी और चौकीदार और ये सारे सदस्य जो रहते हैं, ये सभी घर जा कर के लोगों को समझाते हैं, बाहर मत जाइए। और लोग यहाँ पर काफ़ी जागरूक हैं, तो ये समझाने का जो असर होता है लोगों को, या गर्म पानी पीने का, या हल्दी दूध पीजिए, या जो भी अपने आप को काढ़ा पीजिए, इस तरह से बचा करके रखिए। भाप लेने के लिए बताया जाता है। ये सारी चीज़ें जो बचाव के जो तरीके, जो प्रिवेंटिव मेथड जो है कि 2 गज की दूरी रखिए, मास्क बहुत ज़रूरी है, मास्क बिना लगाए ना निकलिए, ये सब चीज़ें जो है इस गांव वालों के लिए वरदान साबित हुई है और वो लोग खुद भी इसका पालन कर रहे हैं। इस वजह से सभी बचे हुए हैं। बिल्कुल ये वरदान ही है, क्योंकि आप दिखाओ कि वो जितनी भी दूर तक जो लोग अपने घरों के बाहर खड़े हैं, सभी लोगों ने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखा है। यानी यहाँ पे किसी को कहना नहीं पड़ता है कि आप मास्क लगाओ। हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझता है और शायद ये कहना गलत नहीं होगा कि उंगली से मुट्ठी और मुट्ठी से ताकत, और जब ताकत बनती है और ये ताकत सरकारी तंत्र की ताकत है, निगरानी समिति हो या फिर तमाम सफाई कर्मचारी हो या फिर जिला पंचायत के अधिकारियों के नेतृत्व में काम करने वाली टीम हो, सब टीम के नेतृत्व में पूरी ताकत के तहत गाँव-गाँव में सैनिटाइजेशन और कोविड को भगाने के लिए साफ सफाई, ये सब बहुत अहम मायने रखता है, जिसको लेकर के इस गाँव में ये पूरा काम किया जा रहा है। और यही वजह है कि आज ये गांव पूरी तरह से अभी तक कोविड से मुक्त है और यहां एक भी संक्रमित व्यक्ति नहीं मिले हैं। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।